नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। ये छोटा-सा मेरा परिचय है और मैं काफ़ी लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। छात्रों के बीच उठना-बैठना, उनसे बातें करना, उनके बारे में समझना या अपनी समझ का उपयोग करते हुए उन्हें कुछ बताना, उनके भविष्य का हिस्सा बनने की कोशिश करना, यही सब मेरे कार्यक्षेत्र रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कि कोरोना वायरस की देन है, हम सब हमारे घरों में बैठे हैं और मैं भी उसी तरह से इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर में बैठा हूँ। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जिन छात्र-छात्राओं से मेरा नियमित संवाद रहा करता था, रूबरू साक्षात्कार रहा करता था, वह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो जो व्यक्ति कई वर्षों से चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए छात्रों से इंटरैक्ट किया करता था, उसके पास अब ये साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुझे लगा कि आज जो तकनीक ने हमें साधन उपलब्ध करवाए हैं, उनका उपयोग करके मैं छात्रों तक अपनी बात पहुँचाने का या उनसे कुछ फीडबैक लेने का प्रयास करूँ। इस तकनीक में मैं सिद्धहस्त नहीं हूँ, इसलिए जो भी प्रेज़ेंटेशन आपके सामने मैं कर पा रहा हूँ, वह बहुत ही साधारण रूप में है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई विविधता मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा और न्यूनतम संभव ज्ञान के साथ जो हो सकता है, वो यहाँ आपके सामने है। आज की वार्ता का मैंने विषय लिया है, मेरे अध्ययन का विषय क्या हो? यदि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, 10वीं क्लास पास करने वाले हैं, तो उसके बाद आपको अध्ययन की एक निश्चित दिशा का निर्धारण करना होगा। दिशा का तात्पर्य होता है कि आप आर्ट्स पढ़ेंगे यानी कला पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे अर्थात साइंस पढ़ेंगे या आप कॉमर्स लेकर आगे बढ़ेंगे। 10th क्लास पास करने के बाद बच्चे को ये निर्णय लेना होता है, अभिभावकों को ये निर्णय लेना होता है और यह निर्णय आसान नहीं है। देखने में जितनी चीज़ें सिंपल लगती हैं, आवश्यक नहीं है कि वह ईज़ी भी हों। सामान्य जीवन, जैसे मैं कहूँ कि सामान्य जीवन, सिंपल लिविंग। तो सिंपल लिविंग कहने में सिंपल है, लेकिन क्या यह आसान है? तो मेरी नज़र में ये कतई आसान नहीं है। सिंपल लिविंग इज़ नॉट ईज़ी। सिंपल लिविंग का तात्पर्य प्रातःकाल उठने से लेके रात्रि सोने तक जो जीवन की प्रक्रिया है, यदि आप उसका आकलन करें, यदि आप देखें कि सिंपल लिविंग में क्या-क्या होना चाहिए, तो आपको लगेगा अरे! ये तो बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि अध्ययन का क्या विषय हो जीवन में, तो उसका चयन आसान नहीं है और इसको आसान मानकर नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके केवल भविष्य का ही निर्माण नहीं करेगा, ये आपके भविष्य की सहूलियत का भी निर्माण करेगा। यदि आप विषय का चयन गंभीरता के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके साथ जो आप अपना जीवन जीने वाले हैं, उसमें आप कम्फ़र्ट महसूस करेंगे, सहूलियत महसूस करेंगे। तो स्वयं को जानना, समझना, स्वयं को विभिन्न कसौटियों पर कसना बहुत आवश्यक है। कई तरह की राय आपको दी जाएँगी। आपको उन सभी को भी सुनना है, समझना है और निर्णय स्वयं का लेना है। हम स्वयं को क्या समझते हैं, इसको दूसरों की राय के आधार पर जाँचने तक तो ठीक है, लेकिन उनकी राय को अक्षरशः स्वीकार कर लेना या उसको ही मजबूरी समझकर आगे बढ़ना, कभी भी आपको संतोषजनक जीवन नहीं दे पाएगा। 2 लाइन मैंने कही हैं, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे वो कहूँ, जो मैं खुद को खुदा समझूँ जो मैं खुद को खुदा समझूँ, तो जमा कहता है, गुमा करता है। जो मैं खुद को खुदा समझूँ, तो जमा कहता है, गुमा करता है। अगर पूछूँ पता खुदा का इस जमा से, तो कहता है, तुझ ही में रहता है। इसका क्या मतलब है कि यदि मैं स्वयं को भगवान समझ लूँ, खुदा समझ लूँ, तो दुनिया कहती है, घमंड कर रहा है। लेकिन मैं यदि उसी दुनिया से पूछूँ कि ये खुदा, ये भगवान कहाँ रहता है? तो वो कहता है कि तुझ ही में रहता है। तो इस तरह से यदि आप स्वयं के बारे में जो सोचते हैं, उसे ज़माने के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, तो दुविधा हमेशा बनी रहेगी।
इसलिए मेरा निवेदन है, सबकी सुनिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए, अपने सोच से उसका मिलान करिए और उसके पश्चात जो आपको आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लगता है, उस पर आगे बढ़िए। तो मेरे अध्ययन का विषय क्या हो, इस विषय पर हमारे आगे की वार्ता है। यदि आपको लगता है कि यह विषय आपका है, इस समय आपको इससे संबंधित वार्ता का हिस्सा होना चाहिए, तो आपका स्वागत है इस वार्ता में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय के बारे में कुछ जानने के लिए मेरी इस चैनल पर आकर इसे देखने और पढ़ने की जहमत उठाई। मैं बहुत आभारी हूं कि ऐसे विषय पर जिसके बारे में सेकेंडरी परीक्षा पास करते ही हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है, आपने मेरी वार्ता का चयन किया कुछ जानने, समझने और पहचानने के लिए। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे को शिक्षा जगत में भेजते हैं, अर्थात हम बात करें कि वह पहली क्लास से या आजकल उससे भी पहले से वह शिक्षा के जगत से जुड़ जाता है। प्राइमरी क्लास तक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे विचार से प्राइमरी क्लास तक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को बोलना, लिखना, पढ़ना और गणना करना आता हो। यहाँ गणना से हमारा तात्पर्य है कि बच्चे को सामान्य जोड़, बाकी, गुणा, भाग जैसी छोटी-छोटी गणितीय विधियां संपन्न करना आता हो, ये उससे अपेक्षा की जाती है। आप यदि स्वयं का अवलोकन करें तो यह पाएंगे कि यदि प्राइमरी क्लास तक आपने बोलना, लिखना, पढ़ना और गणना में सिद्धहस्तता प्राप्त की है या इसे आप वाकई सीख पाए हैं, तो आगे की कक्षाओं की पढ़ाई में निश्चित रूप से आपको बहुत सहूलियत महसूस हुई होगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ना हो, कोई भी कक्षा पढ़नी हो, वहाँ हमने इन सब बातों को काम में लेना होता है। हमें किसी चीज़ को बताने के लिए बोलना होता है, किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ना होता है, किसी चीज़ को संग्रहित करने के लिए, संभाल कर रखने के लिए लिखना होता है और गणितीय विधियों के बारे में जानते हुए उनसे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें गणनाएँ भी करनी होती हैं। इसलिए प्राइमरी क्लास तक बोलना, लिखना, पढ़ना और गणना करना यदि हमने सीख लिया, तो उससे आगे की कक्षाओं में हम बहुत ही आराम से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये बात है प्राइमरी कक्षा तक हमें क्या सीख लेना चाहिए और क्या सीख लेने के बाद हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। एक और लाभ जो है प्राइमरी क्लास तक सीख लेने का कि पढ़ाई हमें बोझ नहीं लगती है। यदि हमें मुख्य बातें अच्छी तरह आती हैं, तो आगे का अध्ययन हम बड़े ही रुचिकर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन यदि प्रारंभिक कमियाँ रह गई हैं, तो आगे के अध्ययन में वह रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसकी अध्ययन को अनवरत रूप से, लगातार रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। यह समस्याएं जीवन में न बढ़ें आगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब संभलने का मौका मिले, हम तब संभलें। सेकेंडरी की पढ़ाई करने तक आप एक सीमाओं में बंद कर पढ़ाई करते हैं। सीमाओं में बंद कर मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपके पास चयन की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है। अर्थात कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। एक निश्चित सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अनुरूप आपको सतत रूप से आगे बढ़ते रहना होता है और अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा देकर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन तक की पढ़ाई एक सीमाओं से बंधी हुई पढ़ाई है। लेकिन जब आप सेकेंडरी एजुकेशन पूरा कर लेते हैं,
तो आपको इन सीमाओं के परे जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। सीमाओं से परे क्यों कहा जा रहा है अब? क्योंकि जब आप सेकेंडरी परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने चयन के लिए कुछ कुछ विषय उपलब्ध हो जाते हैं। उन विषयों का चयन करना आपको सेकेंडरी तक की पढ़ाई के दौरान किसी विषय के रूप में तो नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन उस पढ़ाई को कराते समय कुछ ऐसी तैयारियां जरूर कराई गई हैं, जिसके आधार पर आप विषय का चयन कर सकें। यदि 10वीं तक की पढ़ाई के मुख्य बिंदुओं की बात करूं, तो आपके सामने मैंने 5 बिंदु लिखे हुए हैं। पहला बिंदु आप देखते हैं लिखा हुआ है 10वीं तक की पढ़ाई की एकरूपता, अर्थात 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो एक जैसी है, सभी को एक जैसा पढ़ना है, सभी के विषय एक समान है, उन विषयों का सिलेबस, पाठ्यक्रम भी सभी का एक समान है, परीक्षा की पद्धति सभी की एक समान है और परीक्षा का काल भी लगभग सभी का एक समान है। यहाँ कुछ अंतर है, अलग-अलग बोर्ड के माध्यम से 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, उसमें भाषा का माध्यम बदल सकता है, कुछ सिलेबस की बातें बहुत ही माइनर, छोटी-मोटी बातों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यदि हम मोटे रूप से किसी भी बोर्ड के सिलेबस की बात करें, तो सभी में एकरूपता होती है। इसलिए ये असमंजस नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात 10वीं क्लास तक की पढ़ाई में आपने भी देखी होगी, हमने लिखा है अध्ययन में पारिवारिक सहयोग एवं भागीदारी। 10वीं तक की पढ़ाई के विषय परिवार के सदस्यों की जद में होते हैं, अर्थात वह विषय इस प्रकार के होते हैं कि परिवार के सदस्य उन विषयों पर आपको सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर मैं कहना चाहूंगा भेड़ चाल की मजबूरी। 10वीं क्लास तक की पढ़ाई में जब कोई चयन की सुविधा नहीं है या शायद चयन की आवश्यकता नहीं है, तो जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है। इसे कहते हैं भेड़ चाल की मजबूरी। ये भेड़ चाल की मजबूरी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई के सिलेबस के बारे में हो सकती है, जो है, लेकिन एक नई परंपरा पैदा हो गई है, वो है कोचिंग की मजबूरी। अब कोचिंग और मार्गदर्शन दो अलग-अलग शब्द हैं। मार्गदर्शन का तात्पर्य है कि आप किसी मार्ग पर चलना चाहते हैं, आपने चलना प्रारंभ किया और आपको जहाँ-जहाँ दुविधा उत्पन्न हुई या जहाँ आपने असमंजस महसूस किया, जहाँ आपने चलने में, समझने में कुछ दिक्कत महसूस की, आपने किसी से उस दिक्कत को दूर करने के लिए मदद मांगी, वह मार्गदर्शन है। लेकिन इसमें मार्ग पर आप स्वयं चल रहे हैं, मार्ग का दर्शन कर रहे हैं और उस पर आने वाली परेशानियों को झेलते हुए उन्हें दूर करना सीख रहे हैं। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग एक ऐसी विधा है जिसमें आप मार्ग पर खड़े हो गए हैं, लेकिन आपने आंख बंद कर रखी है। कोई व्यक्ति आएगा, आपकी उंगली पकड़ेगा और आपको उस मार्ग पर पग-पग चलने के लिए अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा। जब आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और स्वयं अपनी आंखें बंद करके किसी अन्य के मदद से, किसी अन्य के सहयोग से उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या आपको उस प्रकार का मार्गदर्शन हो पा रहा है जिस प्रकार का आप स्वयं करते तो होता? मेरी नज़र में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अपने स्वयं के आत्मविश्वास का भी पता नहीं चल पाता है और मूल रूप से हमारी प्रकृति क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, इसका भी हमें भान नहीं हो पाता है। और एक भेड़ चाल हो चली है कि हमें छोटी कक्षाओं में भी कोचिंग के माध्यम से ही पढ़ना है। धीरे-धीरे स्कूल अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। स्कूल विदाउट स्कूलिंग होते जा रहे हैं। यानी स्कूल ऐसे हो गए हैं जहाँ आपने एडमिशन लिया, लेकिन आपको पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक विडंबना है। तो एक नई तरह की भेड़ चाल की मजबूरी पढ़ाई के साथ जुड़ गई है। ये केवल 10वीं तक ही नहीं है, ये 10वीं से आगे भी है। लेकिन 10वीं तक की पढ़ाई के बिंदुओं की बात करें तो सिलेबस की एक जैसा एकरूपता और पढ़ाई करने के तरीके में बाह्य हस्तक्षेप एक भेड़ चाल की मजबूरी जैसा हो चुका है।
अगला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, आगामी अध्ययन से संबंधित सभी विषयों का विस्तृत परिचय। 10वीं क्लास की पढ़ाई की खूबसूरती ये है कि इसके सिलेबस में सभी प्रकार के विषयों का समावेश है और उन विषयों के बारे में आपको बहुत विस्तार से न सही, परंतु उसका परिचय अवश्य विस्तृत रूप से दिया जाता है। किसी विषय का परिचय दे देना इस बात के लिए पर्याप्त है कि आप ये जान सके कि वह विषय आपका है या नहीं है, या आप उस विषय के लिए बने हैं या नहीं है, या आपकी उस विषय के प्रति रुचि जागृत हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई के सभी विषयों को जानने के बाद आप कौन से विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये जानना, ये समझना एक चुनौती है। और यह सही तरह से यदि हो जाता है, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि यदि आपने प्राइमरी तक की आवश्यकताओं को समझा और पूरा किया, तो आगे का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। और यदि आपने विषय चयन में अब तक पढ़े विषयों के विस्तृत परिचय को आधार बनाकर विषय का चयन किया, तो निश्चित रूप से आगे का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। 10वीं तक की पढ़ाई के द्वारा आपको जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनाया जाता है, अर्थात आपको ज्ञान सभी का दिया जा रहा है। आप यदि विषयों को लगातार अच्छी प्रकार से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप हर विषय में दखल देने लायक हो जाते हैं, लेकिन आप सिद्धहस्त नहीं होते हैं, आप उसके मास्टर नहीं होते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आप विषय के बारे में पारंगत नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये समझ विकसित हो जाती है कि यह विषय क्या कहता है, किन बातों को अपने अंदर सम्मिलित करता है और इस विषय को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब आप 10वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं और आपको आगे बढ़ना है, अर्थात आपको मास्टर यानी सिद्धहस्त बनने की दिशा का चयन करना है, तो 10वीं तक की पढ़ाई के विषयों का परिचय इस प्रकार से आपको कराया जाता है कि आप विषय का चयन करने की काबिलियत अपने अंदर महसूस करें। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जिन लोगों ने प्राइमरी तक की पढ़ाई को सरल और समझ के साथ पूरा किया है, उन्हें निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हुई होगी और उन्होंने सहूलियत से पढ़ाई की होगी। इसी प्रकार जो लोग 10वीं तक की पढ़ाई करते समय सभी विषयों के बारे में संपूर्ण परिचय प्राप्त करते आए हैं, उन्हें भी विषय का चयन करने में सुविधा होगी और वो अपने अंदर इसकी काबिलियत महसूस करेंगे। फिर भी मैं मेरी समझ भी आपके सामने रखकर आपके साथ विषय चयन में भागीदारी निभा रहा हूँ, और मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इस लेक्चर का चयन किया अपने विषय चयन में हिस्सेदारी देने के लिए। 10वीं तक के विभिन्न विषयों के विस्तृत परिचय के ज्ञान के आधार पर आगामी विषय का चयन किया जाना है। ये एक आधार है जिसकी मदद से आप आगामी विषय का चयन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से आधार हो सकते हैं जिनकी मदद से विषय चयन किया जाए तो हमें भविष्य में विषय चयन पर पछताना नहीं पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है कि विषय चयन करने में किसी तरह की हड़बड़ाहट न दिखाई जाए, कोई जल्दबाजी ना हो और अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से आकलन करते हुए ही विषय का चयन किया जाए, क्योंकि एक बार विषय चुनने के बाद कदम पीछे नहीं लेने हैं, और यदि लेने पड़ते हैं तो उसके कई नुकसान हैं। समय का नुकसान हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। इसलिए ये अत्यधिक जरूरी है कि विषय चयन अर्थात 10वीं कक्षा के बाद की कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए कौन सा विषय लिया जाए, इसे चुनने के लिए हमें 10वीं तक की पढ़ाई के दौरान विभिन्न विषयों के विस्तृत परिचय से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य आधारों पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरी नज़र में कुछ ऐसे आधार हैं जिनको एक बार देख लेना चाहिए अपने विषय को चुनने से पहले। आपके सामने मैंने इन्हें बिंदुवार लिखा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी व्यक्तिगत रुचि। 10वीं तक आपने क्या पढ़ा,
उस पढ़ाई के दौरान आपको क्या बताया गया, विषयों का परिचय किस प्रकार से दिया गया, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको मानसिक रूप से ये किसी पर निर्भर नहीं छोड़ता है। आप स्वयं सीख जाते हैं कि कौन-सा विषय क्या है और इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है और इसको पढ़ते समय किस तरह की आवश्यकता होती है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत रुचि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हमारी रुचि को हम किस प्रकार से आँक सकते हैं? तो आपके सामने कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं। पहला है विषय को पढ़ने में थकावट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मेरी नज़र में। यदि किसी विषय को पढ़ने में आप आनंद महसूस करते हैं, यदि किसी विषय को पढ़ने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, यदि किसी विषय को पढ़ने के लिए आप में सदैव ललक महसूस करते हैं, उसको पढ़ते समय आपको थकावट महसूस नहीं होती है, वह आपको इरिटेट नहीं करता है, वह विषय आपको बोझ जैसा महसूस नहीं होता है या पढ़ाई जैसा महसूस नहीं होता है। देखिए, वैसे तो काफ़ी सामान्य बात है, ये कहा जाता है कि पढ़ाई किसे अच्छी लगती है? तो निश्चित रूप से पढ़ाई एक बोझ जैसी लगती है, लेकिन वो केवल तभी लगती है, जब वह विषय आपकी रुचि का ना हो। देखिए, पढ़ाई के दम पर कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं और पढ़ाई के दम पर जो लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं, यदि उनके बारे में आप जानें, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने उन विषयों का अध्ययन किया, जिनका अध्ययन करने में उन्हें सहूलियत महसूस हुई, जिनका अध्ययन करते हुए उन्हें किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं हुआ और वह पढ़ाई को एक रुचिकर माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो आपको ये ज़रूर जाँच लेना है कि किस विषय को पढ़ने में आप ये सब बातें महसूस करते हैं। दूसरा है, ये कैसे पता लगे कि आपको ये विषय सदैव ही रुचिकर लगता रहेगा? तो एक तरीका है कि यदि विषय से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने की भी ललक आप में रहती है, तो इस बात का संकेत है कि आपको उस विषय में रुचि है। आप उस विषय के बारे में स्वतः ही कुछ आगे जानना चाहते हैं। विषय के अध्ययन हेतु यदि किसी बाह्य प्रेरण की आवश्यकता हो रही है, यदि आप ये देखते हैं कि मैं जब पढ़ता हूँ, तो तभी पढ़ता हूँ जब मुझे बाहर से पढ़ने के लिए कहा जाता है। मुझे किसी विषय को पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है या मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि देखो ये विषय पढ़ोगे तो ये होगा, वो होगा, जीवन में यहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे। यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उस विषय में आपकी रुचि कम है, स्व-प्रेरणा कम है और हो सकता है कि वह विषय आपको भविष्य में वह सहूलियत न दे पाए, जो कोई ऐसा विषय देता, जिसके बारे में आप पढ़ाई करते समय किसी बाह्य प्रेरण की या किसी बाह्य सलाह की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। एक और सामान्य आधार रुचि का माना जाता है कि पूर्व में उस विषय में सामान्यतया आपके कितने अंक आए। मेरी नज़र में किसी विषय में अंक आना इस बात का 100% संकेत तो नहीं है कि उस विषय में आपकी रुचि है। किसी विषय में अंक आना कई वजह से हो सकता है कि आपको उस विषय को पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयास कराया गया हो या उस विषय के बारे में आपके घर परिवार की ओर से ज़्यादा भागीदारी निभाई गई हो। इसलिए उसमें अपनी रुचि जाँचने के लिए ये आवश्यक है कि उस विषय में सामान्यतया आपके अंक कितने आए और उन अंकों को लाने के लिए आपको कितने प्रयास करने पड़े। ये केवल आप ही हैं जो ये जान सकते हैं कि वो जो अच्छे अंक आए हैं, उसके पीछे आपकी रुचि कितनी रही है, आपके प्रयास कितने रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सामान्य प्रयासों से बिना कष्ट पाए भी आप अच्छे अंक लाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी उसमें रुचि है। देखिए, आपने सुना होगा क्रिकेट मैच में कहा जाता है एफर्टलेस ड्राइव, यानी अधिक प्रयास नहीं करने के बावजूद बॉल बाउंड्री के पार चली गई। इसका मतलब हुआ कि वह परफेक्ट शॉट था। परफेक्ट शॉट परफेक्ट शॉट कब? जबकि किसी तरह के कोई लॉसेस, कोई व्यवधान नहीं थे, जहाँ बॉल बैट पे टकरानी थी, वहीं टकराई। जितना उसमें एफर्ट लगाना था, हल्का-सा उतना एफर्ट लगाया, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने 6 के रूप में आया। ये तभी होता है, जब किसी चीज़ को बहुत ही सटीक तरीके से किया जाए।
तो विषय चयन में यदि अंकों को आधार बना रहे हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि क्या ये जो अंक आपके सामने हैं, ये वाक़ई में आपकी उस विषय में रुचि का सही चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ये बहुत देखा है कि 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे अंक लाने वाले छात्र, बहुत अच्छे का मतलब है कि 90-95% से भी अधिक अंक लाने वाले छात्र, उसके पश्चात जब विषय का चयन करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि मैं इस विषय के लिए नहीं बना हूँ, और फिर भी वो विषय पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन परिणाम वैसे प्राप्त नहीं होते, जैसे कि उतना प्रयास करते हुए होने चाहिए। दूसरा आधार बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, आपके चहेते गुरु के विषय और उनकी आपको सलाह। 10वीं क्लास के अध्ययन तक बहुत से गुरु, बहुत से शिक्षक हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं, तो कुछ शिक्षकों से हमें विशेष लगाव हो जाता है। आपको उन शिक्षकों से मिलकर उनकी राय अवश्य जाननी चाहिए कि वो आपको क्या सलाह देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपको लंबे समय तक अपने स्कूल में, अपनी कक्षाओं में देखा है, और वह भी आपकी उन बातों को जानते हैं जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि आपको बातों को जानने और समझने का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, और शिक्षक कई वर्षों से आप जैसे कई छात्रों को देख और समझ रहे हैं, इसलिए वह आपका आकलन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वह आकलन किसी मार्कशीट पर आधारित नहीं होगा। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आपके अंदर विशेष रूप से क्या पाया, तो निश्चित रूप से उनकी सलाह आपको विषय चयन में बहुत मदद प्रदान करेगी। एक बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में सामान्यतया कोई आदर्श व्यक्ति जहन में होता है। यदि ऐसा है, तो यह बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति आपके लिए आदर्श क्यों बना, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ऐसी बात है जो आप में भी है, या जिसे आप अपने अंदर समावेशित करना चाहते हैं। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसके अध्ययन के विषय, उसके सिद्धांत और उसकी वह बातें जो आपको प्रभावित करती हैं, आपको ध्यान से समझनी चाहिए, और उन बातों को केंद्र में रखकर यदि विषय चयन में मदद मिल रही है, तो उसकी मदद अवश्य लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है घर से मार्गदर्शन की संभावना। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात घर का वातावरण कैसा है, घर के सदस्य आपको किस विषय में अपनी ओर से मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम है। यदि घर में किसी विषय के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने की काबिलियत वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एसेट है, और आगे के अध्ययन के दौरान ये आपको लगातार वह मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो कि अद्भुत होगा, क्योंकि इस तरह का मार्गदर्शन देते समय उन्हें जितनी आपकी चिंता है, उतनी इस दुनिया में किसी दूसरे को नहीं हो सकती है। तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए पग-पग पर उपलब्ध होगा। इसलिए विषय चयन में अन्य बातों के साथ इस बात को भी ध्यान में रखिए कि घर से क्या मार्गदर्शन मिल सकता है। यदि मिल सकता है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि हर छात्र को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शैक्षणिक मार्गदर्शन मिल ही पाए। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम इसको आजकल बहुत जल्दी सोचने समझने लगे हैं, चयनित विषय की भविष्य में संभावना है। हम विषय का चयन करते समय यह सोचने लग जाते हैं कि भविष्य में इस विषय से क्या होगा, कैसी नौकरी लगेगी, उस नौकरी में कितने रुपए मिलेंगे, विदेश में जाने की संभावनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी। ये सब बातें विषय चयन में सम्मिलित किया जाना ठीक है, लेकिन केवल इसी आधार पर किसी विषय का चयन किया जाना पूर्णतया गलत है। इससे ऊपर के जो बिंदु हैं, पहले उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए यदि आपने एक से अधिक विषय चुने हैं, या आपने ये देखा है कि एक से अधिक विषयों में
आप बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हुए इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि जिन एक से अधिक विषयों के बारे में आप समान सहूलियत महसूस कर रहे हैं, उनमें से कौन-सा विषय आपके भविष्य को ऊँची उड़ान दे सकता है, तो ये उस स्तर पर सही है। चयनित विषय के अध्ययन हेतु किस तरह की आवश्यकताएँ हैं? ये बात यदि आपको ज्ञात नहीं है, तो किसी विषय को निश्चित करने के पश्चात आप विषय विशेषज्ञ से इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की आवश्यकताएँ होंगी, वह आप पूरी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, वह आपको उपलब्ध है या नहीं है, ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। और विशेष रूप से तब और भी अधिक आवश्यक है जब आप एक से अधिक विषयों को समान रूप से सही पाते हैं अपने लिए। अगला पॉइंट जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई छात्र कुछ नहीं सोचते, वो ये देखते हैं कि मेरे मित्र ने ये विषय लिया था, तो मैं भी ये विषय ले लेता हूँ, या मेरा वो मित्र या मेरी कक्षा का वो छात्र बहुत इंटेलिजेंट था, उसने ये विषय लिया है, इसलिए मुझे भी ये विषय ले लेना चाहिए। देखिए, सभी विषयों को पढ़ने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। ये तो बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे कहा जाए कि ये किसी अन्य विषय से सरल है। सामान्यतया पढ़ाई सिंपल कही जा सकती है, लेकिन ईज़ी नहीं है। पढ़ाई किया जाना आसान है, केवल कब है, जब उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं। उसके विषयों का चयन उनमें से एक है। यदि विषय का चयन बेहतर तरीके से किया गया है, तो संभवतया पढ़ाई आपको आसान प्रतीत हो सकती है। लेकिन मित्रों की चाल देखते हुए अपनी चाल निर्धारित करना किसी भी तरह से बुद्धिमानीपूर्ण नहीं है। अतः मित्रों द्वारा चयनित विषय पर उनसे चर्चा करना उचित है, परंतु विषय का चयन आपके लिए करने से पहले इस बात को महत्व नहीं देना है कि मेरे मित्र ने कौन-सा विषय लिया है। आपने अपना विषय चुना, मित्रों के विषय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी और इन सभी आधारों पर पूरी तरह से विचार करते हुए, गहन विचार करते हुए, अपने घर के सदस्यों एवं गुरुओं सभी से बात करते हुए विषय का चयन किया है, तो मुझे विश्वास है कि आगे की पढ़ाई आप बहुत ही सहूलियत से कर पाएँगे। और कोई भी विषय हो, सभी विषय ऐसे हैं जो सभी कार्य क्षेत्रों में भी काम आते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग में रुचि नहीं है, तो भी वो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकता है। हर क्षेत्र में हर विषय का स्थान है, इसलिए इस बात से चिंता नहीं करनी है आपको कि मैं यह विषय पढ़ूँगा तो उस क्षेत्र में नहीं जा सकूँगा। एक क्षेत्र के कई पहलू होते हैं और किसी भी क्षेत्र में केवल एक विषय का ज्ञान ही उस क्षेत्र को ऊँचाई नहीं देता है। हर क्षेत्र के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हर विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अतः अपने विषय चयन को अधिक महत्वपूर्ण बनाना है, न कि उस विषय से जुड़े क्षेत्र को। एक ही प्रकृति के विषयों के समूह बनाकर उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं, कला, विज्ञान, कॉमर्स, ये वह मुख्य विषय समूह हैं, जिनमें एक जैसी प्रकृति के विषयों को समावेशित करके आगे पढ़ाई के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कौन-सा विषय आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसको जानने के लिए अब तक हमने जो बातें की, उसके अलावा मैं अब आपको इन विषय समूहों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप में निम्न बातें हैं या आप निम्न बातों को अपने अंदर विशेष रूप से पाते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक यह विषय आपके लिए बना हो या आप इस विषय के लिए बने हों। यदि इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सटीक निर्णय प्रदान करेंगे आपको, लेकिन आपको मदद ज़रूर करेंगे ये निश्चित करने में कि ये विषय आपके लिए है या नहीं है।
तो आपका विषय कला हो सकता है यदि क्या-क्या हो तो ये हो सकता है। नंबर 1, दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं में आपकी सदैव रुचि रहती है और उनके प्रति जागरूकता बनी रहती है। आप स्वयं बिना किसी बाह्य प्रेरण के भी दुनिया में घटित होने वाली विभिन्न बातों के बारे में रुचि रखते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको अपने स्मरण में रखते हैं। जिनके बारे में रुचि होती है, उन्हें स्मरण में रखने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना होता है। वह स्वतः ही आपके मस्तिष्क के किसी कोने में संकलित होते ही रहते हैं, क्योंकि वो आपकी रुचि से जुड़ा क्षेत्र है। दूसरा है भाषा पर अच्छी पकड़। ये आपको जाँचना है कि भाषा पर आपकी पकड़ कैसी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी क्लास तक कोई विषय विशेष नहीं पढ़ाया जाता है। आपको इसी बात को सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप अच्छी तरह बोल पाएँ, पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, गणनाएँ कर पाएँ। तो उस दौरान आपने कितना अच्छा आधार बनाया है, अपनी नींव कितनी अच्छी बनाई है, उस पर निर्भर करता है कि आपकी भाषा पर पकड़ कैसी है। भाषा पर पकड़ के लिए ये भी आवश्यक होता है कि आपने पुस्तकों का अध्ययन कितना किया है। आजकल बच्चे अध्ययन कम कर रहे हैं और टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से देख ज़्यादा रहे हैं। जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं और उसी चीज़ के बारे में आप टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं, तो देखिए क्या मुख्य अंतर आता है। आजकल रामायण महाभारत पुनः टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। यदि मैं उसका उदाहरण लूँ और मैं कहूँ कि अशोक वाटिका, जो कि लंका में एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्क था, उसका वर्णन किया गया है। उसके वर्णन को आप किसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ें और उसके वर्णन को आप टीवी सीरियल के माध्यम से देखें। क्या अंतर होगा दोनों में? यदि आपने उसे टीवी सीरियल के माध्यम से देखा है, तो आपकी सोच जड़ हो जाएगी। यानी जो आपको टीवी पर दिखाया गया है, आप वैसा ही सोचेंगे कि इस तरह की अशोक वाटिका थी, ऐसे वहाँ पर पेड़ थे, ऐसी साज-सज्जा थी, इस तरह के राक्षस, राक्षसियाँ वहाँ बैठा करते थे, वगैरह-वगैरह। लेकिन यदि आपको ये दिखाया नहीं गया है और अशोक वाटिका का वर्णन आपने पुस्तक के माध्यम से पढ़ा है, तो आपकी इमेजिनेशन अपना रोल प्ले करने लगती है। आपका सोच, आपकी समझ अपना रोल प्ले करने लगता है और आप स्वयं ये विकसित करते हैं कि वह अशोक वाटिका कैसी थी। आपके मन में, मस्तिष्क में ये इमेजिनेशन बनना मस्तिष्क के विकास की राह मजबूत करता है। आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। आपके सोच को स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब किसी चीज़ को देख लेते हैं, विज़ुअल मेमोरी ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो आपके दिमाग को सोचने की स्वतंत्रता कम करती है और जड़ता बढ़ाती है। इसलिए यदि आपने पुस्तकों का अध्ययन अधिक से अधिक किया है, आपकी उसमें रुचि है, देखिए अध्ययन तभी फलकारी होगा जब आप उसे रुचि से कर रहे होंगे और यदि आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ रहेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आपकी रुचि होने के बावजूद आपको अच्छी पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं या आप उन्हें नहीं ला पाते हैं, तो अखबार, न्यूज़पेपर भी एक ऐसा साधन है जो आपकी भाषा को अच्छा करने में मदद करता है। न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी तरह की भाषा का उपयोग होता है। यदि आप कहानी पढ़ते हैं तो भूतकाल अधिक होता है, लेकिन अखबार के माध्यम से बहुत ही रुचिकर तरीके से सभी तरह की घटनाओं का वर्णन वहाँ पर होता है। तो अखबार की भाषा का यदि लगातार अध्ययन किया जाता रहता है और उसमें जो एडिटोरियल आता है, उसे भी आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो यह आपकी भाषा पर पकड़ बनाता है। लेकिन यदि यह सब आप अपनी रुचि से कर रहे हैं, तो ही ये आपका एसेट है, अन्यथा नहीं है। नंबर 3, सुंदर लेखनी। यदि आपकी लेखनी सुंदर है, स्वतः ही एक दिन में नहीं हो सकती है। यदि आपने प्रारंभ से ही इस पर ध्यान दिया है
और 10वीं क्लास तक आते-आते आप ये महसूस करते हैं कि आपकी लेखनी सुंदर है, तो यह कला विषय में आपको विशेष मदद देगी। और वैसे तो लेखनी कला में ही नहीं, सभी जगह पर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन हम विषय की बात करें, तो जहाँ लेखन आवश्यक है, वहाँ लेखनी का भी अपना ही रोल होता है। अगला पॉइंट है विभिन्न विषयों को पढ़ने का विशेष शौक। ये सभी पर लागू होता है। आपके कला समूह के जो विभिन्न विषय हैं, वह आपके लिए रुचिकर होने चाहिए, आपको उनका शौक होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि केवल कोर्स की किताब ही नहीं, उससे जुड़ी अन्य किताबों को पढ़ने का भी शौक होना चाहिए। लेखनी की गुणवत्ता बनाए रखते हुए लेखनी की गति कैसी है आपकी? लेखनी की गुणवत्ता का तात्पर्य है कि लेखनी की सुंदरता, अक्षरों की सुडोलता बनाए रखते हुए आप कितना तेजी से लिख सकते हैं। याद रखने की काबिलियत, आपकी याद रखने की काबिलियत कैसी है? जबरदस्त काबिलियत की आवश्यकता होती है कला विषयों को पढ़कर उन्हें याद रखने के लिए। किसी घटना या समस्या पर अपने मौलिक विचार प्रकट करने की कैसी प्रकृति है? आपकी क्या ये प्रवृत्ति है? क्या आप विभिन्न घटनाओं को देखकर स्वतः ही अपने मौलिक विचार विकसित करते हैं? कोचिंग आदि पर निर्भरता की पसंद है या नहीं है? वित्तीय सीमाओं के कारण अध्ययन के साथ-साथ अन्य कार्य करने की पारिवारिक आवश्यकता हो सकती है क्या? तो ये वो बिंदु हैं जिनके आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कला विषय आपके लिए बना है या नहीं बना है। यदि आप इन 9 बिंदुओं में अपने को फिट पाते हैं या आप ये देखते हैं कि ये 9 बिंदु ऐसे हैं जो वो सब बता रहे हैं जो मेरे अंदर है या जिनकी ओर मेरा रुझान है या जो मेरी मजबूरियां हैं, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कला आपका विषय हो सकता है। देखिएगा, यहाँ ये 9 बिंदु कोई न्यूटन का नियम नहीं है कि 9 ही बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए कला विषय लेते समय। आपको अपनी व्यक्तिगत सोच, अपने शिक्षकों की सलाह को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है और किसी बारे में हम जितना सोचते जाएँगे, उतना हमें नए से नए बिंदु उपलब्ध होंगे। लेकिन ये एक मोटी रूपरेखा आपको प्रदान करता है कि कला आपका विषय हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा विषय समूह है विज्ञान। अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक प्रचारित विषय समूह है विज्ञान। प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की घटनाओं को समझने का साधन है विज्ञान। और ये विडंबना है कि ये मान लिया गया है कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें विज्ञान लेना चाहिए। तो अन्य किसी भी बात पर बात करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन विशेष रूप से करना चाहूँगा कि किसी भी विषय समूह का चयन करने से पहले कृपया ये ना सोचें कि यह विषय इंटेलिजेंट लोगों के लिए बना है और यह विषय कम इंटेलिजेंट लोगों के लिए बना है। सभी विषय, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, सभी विषय मेहनत की मांग करते हैं। सभी विषय अपनी-अपनी समझ की मांग करते हैं। अतः विज्ञान लेने से पहले आपको और क्या-क्या सोच लेना चाहिए? आप में क्या नज़र आता है, जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि विज्ञान आपका विषय हो सकता है? इन बातों को यहाँ मैंने बिंदुवार दिखाने की कोशिश की है। विज्ञान ऐसा विषय है, जिसमें आने वाले सभी विषयों के अध्ययन के लिए गणित की जगह-जगह पर आवश्यकता होती है। और ये सामान्य गणित ही नहीं है, इसमें जटिल गणितीय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यदि गणित का अध्ययन आपको रुचिकर लगता है और गणित के सवालों को हल करते समय या जटिल गणनाएँ करते समय आप थकान महसूस न करते हुए अधिक ऊर्जावान महसूस करते हों, तो विज्ञान आपका विषय हो सकता है। प्रकृति की घटनाएँ जिन्हें समझने के लिए विज्ञान के नियमों की आवश्यकता होती है, यदि उस ओर आपकी रुचि है, यदि आप प्रकृति की घटना के रहस्यों को जानना चाहते हैं, उन्हें उजागर करना चाहते हैं,
और आपके मन में ये उत्कंठा सदैव पैदा होती रहती है कि इनके बारे में मैं समझूं और एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ने का प्रयास करूं, तो भी विज्ञान आपका विषय हो सकता है। अनुसंधान में रुचि, घटनाओं को देखने के बाद आपने उनके कारण को जाना और उसके पश्चात भी आपके मन में ये इच्छा होती है कि मुझे इन घटनाओं के और डिटेल में जाना है और विस्तार में जाना है और ये निश्चित करना है कि इनके घटित होने के कारण क्या हैं, या अन्य प्रकार की घटनाएं जिनके बारे में अभी तक नहीं सोचा जा रहा है, आपका ध्यान उधर जाता है और आप उसमें रिसर्च करने में रुचि रखते हैं, अनुसंधान में रुचि रखते हैं, तो भी विज्ञान आपका विषय हो सकता है। एक प्रश्न को हल करने के कई तरीके होते हैं। अब एक छात्र एक प्रश्न को एक प्रकार से हल कर लेता है, आंसर आ जाता है और वह संतुष्ट महसूस करता है। उसी तरह से दूसरा छात्र हो सकता है जो एक प्रश्न को हल करने का एक तरीका सीखने के बाद दूसरे तरीके स्वयं विकसित करने लगे, या उसे लगे कि उसके अंदर ये काबिलियत है कि एक ही प्रश्न को विभिन्न तरीकों से हल कर सकता है। अर्थात एक प्रश्न को हल करने का एक तरीका समझाया गया और अन्य तरीकों को वह स्वयं विकसित करने की काबिलियत महसूस कर रहा है। इसका मतलब विज्ञान उसका विषय हो सकता है। यदि मशीनों और उपकरणों में रुचि है, तो यह भी एक संकेत है। प्रयोगों में रुचि, जैसा हमने ऊपर बोला, अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान में अत्यंत आवश्यक है प्रयोग करने की प्रवृत्ति। यदि आपकी प्रयोगों में रुचि है, एक्सपेरिमेंट्स में रुचि है, तो विज्ञान आपको इसके भरपूर अवसर प्रदान करता है। कोचिंग की आवश्यकता हो सकती है। इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि विज्ञान पढ़ने वाले लगभग सभी छात्र कोचिंग के माध्यम से अपने विज्ञान के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, विज्ञान के ज्ञान को धार दे रहे हैं कोचिंग के माध्यम से। तो जो स्वयं विज्ञान पढ़ने की काबिलियत रखता है, उसको उन लोगों से कॉम्पीट करना है जो काबिलियत भी रखते हैं और कोचिंग के माध्यम से उन्हें चमकाया भी जा रहा है। तो हो सकता है कि सारी काबिलियत रखने के बावजूद आपको प्रतियोगिता में आगे बने रहने के लिए कोचिंग करने की आवश्यकता पड़े। इसलिए आपको ये देखना है कि आप कोचिंग करने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ सामर्थ्य से तात्पर्य केवल पैसे का नहीं है। कोचिंग करने के लिए पैसा खर्च करना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा बिंदु है। इसके साथ-साथ आपको घर से बाहर जाना है, छोटी उम्र में ही घर से बाहर जाना पड़ेगा, ये एक बिंदु है। माता-पिता से दूर रहना है, खाने-पीने की असुविधाओं को झेलना है और अकेले, एक छोटी उम्र में अकेले रहकर पढ़ाई करनी है। जो परिवार का सहयोग हो सकता है, उससे वंचित रहते हुए पढ़ाई करनी है। ये सब आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, इस बारे में ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। अगला है लंबे समय तक बैठकर पढ़ सकने की आदत। क्या आप पढ़ाई के लंबे काल दे सकते हैं पढ़ाई के लिए? यानी क्या आप पढ़ाई करते समय घंटों तक बैठकर सवालों को हल कर सकते हैं? क्या आपको उसमें इरिटेशन होता है? क्या आपको उसमें थकावट होती है? यदि ऐसा नहीं है, यदि आप लंबे समय तक विषय को पढ़ते रहने में भी किसी तरह की झुंझलाहट महसूस नहीं करते हैं, या वो पढ़ाई आपको आफ़त महसूस नहीं हो रही है, तो भी विज्ञान आपका विषय हो सकता है। तो इन 8 बिंदुओं पर अपने आप को जाँचिए, परखिए, और भी अन्य बिंदु आपको नज़र आते हैं, आपके शिक्षकों द्वारा बताए जाते हैं, तो उन्हें भी फ़ोकस में रखते हुए अपने आप को जाँचिए। यदि आप इन बिंदुओं पर अपने को फिट पाते हैं, यदि आप ये समझते हैं कि ये बिंदु वही हैं जो आप हैं, तो निश्चित रूप से विज्ञान आपका विषय हो सकता है। कला और विज्ञान की बात करने के बाद हम अगले विषय समूह की ओर आते हैं और वो है कॉमर्स। कॉमर्स ऐसे विषयों का समूह है जो आपको व्यवसाय संबंधी जानकारियां देता है। इसके विषय व्यवसाय करने के लिए आपको इस काबिल बनाते हैं कि व्यवसाय में होने वाली घटनाओं को, उनकी प्रक्रियाओं को आप समझ सकें और उनमें अपना इनपुट देकर उन्हें और बेहतर बना सकें। हम में ऐसा क्या-क्या हो कि हम अपने आप को कॉमर्स के लिए फिट महसूस कर सकें, कॉमर्स को अपना विषय समूह समझ सकें, इस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने
विज्ञान और कला के लिए क्या चाहिए देखा। आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे समझें कि शायद कॉमर्स हमारा विषय हो सकता है। पहला बिंदु है, यदि आपकी गणित, विशेष रूप से अंक गणित में रुचि है, तो कॉमर्स में आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में गणित की आवश्यकता है, उसी तरह से कॉमर्स में भी गणित की आवश्यकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉमर्स की गणित सामान्य अंक गणित तक ही है। बहुत ज़्यादा एडवांस गणित की आवश्यकता आपको यहाँ नहीं होती है, जैसी कि विज्ञान के लिए होती है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उस लेवल की चीज़ें कॉमर्स में बहुत कम होती हैं। मुख्य रूप से अंकगणित का आपको इस्तेमाल करना होता है। विज्ञान विषय के लिए एक विद्यार्थी को साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है, जबकि कॉमर्स का एक विद्यार्थी एक सामान्य कैलकुलेटर से भी अपनी गणनाएं कर सकता है। जिस कैलकुलेटर की आवश्यकता हो रही है, उस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए गणित का सामान्य ज्ञान, उसकी गणित के सामान्य ज्ञान में रुचि भी पर्याप्त है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि गणित में उसकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स गणनाओं से भरा विषय समूह है। दूसरी बात, किसे कॉमर्स अच्छा लग सकता है? देखिए, पैसा सभी को अच्छा लगता है, पैसे का महत्व भी सभी समझते हैं। लेकिन यदि किसी के मन में ये समझ है, ये इच्छा शक्ति है, ये रुचि है कि पैसे का मोल कैसे बढ़ाया जा सकता है। पैसे के मोल से तात्पर्य है कि 1 रुपया आपके लिए क्या महत्व रखता है, 1 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, और उसी 1 रुपए में उसी काम को दूसरा किस तरह से कर सकता है। पैसे का मोल स्थापित करना, अर्थात ये स्थापित करना कि इस 1 रुपए से यह चीज़ इस तरह से की जाए तो आपको अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। आप गुणवत्तापूर्ण उपयोग उस पैसे का कर सकते हैं। यदि ये इच्छा शक्ति किसी की होती है, जो पैसे की वर्थ में रुचि रखता है, आपकी हमेशा ये इच्छा रहेगी कि जो भी धन खर्च किया जा रहा है, उसका वर्थ होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मितव्ययी हैं तो आपके लिए कॉमर्स अच्छा है। मितव्ययता अलग चीज़ है, और ये निश्चित करना कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा हो, चाहे वो व्यवसाय में किया जा रहा हो, उसकी वर्थ निकल कर आनी चाहिए। यदि कहीं पर 2 ही रुपए की आवश्यकता है, तो 2 ही रुपए खर्च किए जाने चाहिए। लेकिन यदि और भी अधिक रुपयों की आवश्यकता है और उसकी वर्थ महसूस हो रही है, तो वो भी खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह की समझ में यदि रुचि है और लेन-देन की गणनाएँ आपको प्रभावित करती हैं, उनको किस तरह से रखा जाए, किस तरह से संकलित किया जाए, ये सब आपको इरिटेट नहीं करता है, बल्कि अट्रैक्ट करता है, तो कॉमर्स आपका विषय हो सकता है। तीसरा, व्यावसायिक गतिविधियों और नियंत्रण में आपकी रुचि। व्यावसायिक यानी बिज़नेस से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं और एक बिज़नेस को नियंत्रित करने में जो करना पड़ता है, यदि उसमें आपकी रुचि है, तो कॉमर्स आपका विषय हो सकता है। बिज़नेस से संबंधित गतिविधियों का मतलब होता है कि समाज की आवश्यकताओं को समझने में आपकी रुचि हो, ऐसी आवश्यकताओं को आप देख सकते हो जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे वो आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। आप वो साधन विकसित करने में या करवाने में रुचि रखते हो। डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ उठने-बैठने में, बात करने में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। बिज़नेस में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, यह सलाह देने में आपको लगता हो कि कल आपकी रुचि हो सकती है या आज भी आपको ये चीज़ प्रभावित करती है, तो हम कहेंगे कि व्यवसाय के नियंत्रण में आपकी रुचि है। तो इसका आकलन करने पर यदि आप अपने आप को ये पाते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों में आप स्वयं को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो भी कॉमर्स आपका विषय हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिवार में व्यवसाय। यदि आपके परिवार में कोई बिजनेस किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से एक बार ये देखना चाहिए कि क्या मेरी इस बिजनेस प्रक्रिया में
रुचि है, क्या मेरा रुझान है, क्या मैं खुशी से इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि ऐसा है तो आप कॉमर्स पढ़कर अपने परिवार के व्यवसाय को नए आयाम दे सकते हैं, उसे और अधिक व्यवस्थित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कॉमर्स आपके लिए एक फलदायी विषय हो सकता है। यहाँ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अन्य विषयों के लिए कहा है, कॉमर्स को भी ये ना समझें कि इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विषय न कला है, न विज्ञान है, उसी तरह से न ही कॉमर्स है। लंबे समय तक पढ़ने की आप में काबिलियत होना आवश्यक है। लंबे समय तक का तात्पर्य है कि सिटिंग देने की आवश्यकता है। कॉमर्स का सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस होता है और इसके सिलेबस और कला और विज्ञान के सिलेबस में एक बड़ा भारी अंतर है। कला और विज्ञान के सिलेबस में प्रतिवर्ष कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। यदि आप देखें तो सालों पहले कला और विज्ञान में जो पढ़ा जा रहा था, वो ही कमोबेशी आज भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो हमारे सरकार के नियम कायदे कानूनों से जुड़ा हुआ है और वो निरंतर बदलते रहते हैं। विषय के साथ साथ व्यवसाय को करने के नए तरीके आते रहते हैं। उस हिसाब से आपके सिलेबस में भी परिवर्तन होता रहता है। तो कॉमर्स का सिलेबस बड़ा ही डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील है और आप में ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उसको रेडिली अडैप्ट कर सकें। जैसे कह लीजिए जीएसटी। जीएसटी पहले नहीं हुआ करता था, अब है। तो जब जीएसटी एक विषय के रूप में कॉमर्स में आया, तो निश्चित रूप से एक नए विषय को आपको अल्पतम समय में समझने की काबिलियत होनी चाहिए और ये काबिलियत प्राप्त करने के लिए उस विषय को अच्छी तरह से बैठकर लंबे समय तक अध्ययन करने की क्षमता आप में चाहिए। यदि आपको लगता है कि परिवर्तनशील विषय के साथ भी आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, परिवर्तन आपको अच्छा लगता है, आप उसका स्वागत करते हैं और उस परिवर्तन के साथ आप अपने आप को जोड़कर देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से कॉमर्स में आपको बहुत सहूलियत महसूस होगी। अगला पॉइंट है कि यदि आप स्वयं को कला और विज्ञान में पूरी तरह से फिट तो नहीं पा रहे हैं, यदि आपने उसके बिंदुओं को देखा और आपको लगा कि नहीं, यहाँ तो सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि मैं इन विषयों के साथ स्वयं को कंफर्टेबल महसूस कर सकूं। लेकिन यदि आपको वहाँ ये लगा हो कि शायद मैं कला के लिए ठीक हूँ, शायद मैं विज्ञान के लिए ठीक हूँ, तो मुझे काफ़ी विश्वास है कि यदि आप कॉमर्स लेते हैं, तो आप इसकी आवश्यकताओं को भली-भाँति पूरा कर पाएँगे। तो यदि आपको संशय महसूस हो रहा है कला और विज्ञान में, तो कला और विज्ञान दोनों के बीच का जो विषय समूह है कॉमर्स, आप इसे लें तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आप इसे कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगला पॉइंट, जैसा अभी मैंने कहा था आपसे, नियम, कायदे, कानून के ज्ञान की तरफ आप अपना झुकाव महसूस करते हो। कॉमर्स का विषय लॉ से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि व्यवसाय करने के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी अपनी संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। इसलिए यदि उनकी पालना करवाने में आपकी रुचि हो, कॉमर्स का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये हमारा दायित्व हो जाता है कि जो भी व्यावसायिक गतिविधियां देश में हो रही हैं, उनमें कुछ गैर कानूनी ना हो। तो यदि वहाँ कानून को स्थापित करने में आपकी रुचि है, आपका झुकाव है और ये आपको अच्छा लगता है कि व्यावसायिक गतिविधियां एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हों, तो भी कॉमर्स में आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो अन्य विषयों की तरह कॉमर्स भी एक ऐसा विषय है जो यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में देते हुए निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सेटिस्फेक्शन देगा, आपको कंफर्ट देगा। अब तीनों विषय की हम बात करें, कला, विज्ञान और कॉमर्स, तीनों के बारे में आपने जाना कि इन्हें चुनने के लिए हमारे अंदर हमें क्या जांचना है, क्या परखना है, हमें किस कसौटी पर अपने आप को कसकर देखना है। अब कला विषय लेते हैं
तो 10वीं से 12वीं का अध्ययन करने के पश्चात जो क्षेत्र आपके लिए खुलते हैं, वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। और विज्ञान और कॉमर्स लेते हैं, तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको 12वीं तक पढ़ने के पश्चात लगभग सभी क्षेत्र आपके लिए खुले होते हैं। मतलब विज्ञान लेने वाला व्यक्ति कॉलेज में आने के बाद कोई भी विषय पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। और क्योंकि वो गणित समझ चुका है, तो आगे गणित की आवश्यकता है तो गणित का ज्ञान उसके पास है, नहीं है तो भी विज्ञान में प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर उसे लगभग सभी कोर्सेज में जाने की अनुमति है। बल्कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ केवल विज्ञान वालों को ही अनुमति होती है। इसलिए विज्ञान के साथ ये बात अवश्य है कि ये आपको बहुआयामी बनाता है। विज्ञान पढ़ने के बाद आप लगभग सभी क्षेत्रों में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कॉमर्स पढ़ने के बाद लॉ में जाया जा सकता है, कानून की पढ़ाई करते हैं तो कॉमर्स के लोग वहाँ कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। और सीए बहुत ही पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स का, इसको करने के पश्चात आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तीनों ही विषयों के बारे में भविष्य कैसा होगा, आपको आगे कहाँ बढ़ना होगा, इस पर भी विचार करिए। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि विषय वो ही हो जिसमें आपकी रुचि हो। यदि आपकी रुचि है तो उससे संबंधित क्षेत्रों में आप बेहतर कर पाएंगे। यदि आपने ऐसा विषय इस उम्मीद से ले लिया कि इसको पढ़ने के बाद आगे किसी भी दिशा में जाया जा सकता है, तो ये सोच तो सही है, लेकिन यदि उस विषय के साथ ही आप कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो उस विषय को ज्ञान को लेकर किसी भी दिशा में जाएंगे तो आपको अधूरापन महसूस होगा। इसलिए बेहतर है कि सभी पर ध्यान देते हुए अपने विषय का चयन करें, सभी की बात सुने, लेकिन स्वयं का निर्णय होना चाहिए। स्वयं की समझ, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का अनुभव अवश्य काम में लेना चाहिए और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर चलना है। इसे जीवन की दुविधा कह सकते हैं आप। एक 10वीं क्लास करने के बाद बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन उसे इस दुविधा का सामना करना है। मैंने 2 लाइन लिखी हैं, दुविधाएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे रोज उबर कर आना है। दुविधाएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे रोज उबर कर आना है अगर सोच समझ की शक्ति पास हमारे, है अगर सोच समझ की शक्ति पास हमारे, तो फिर कैसा घबराना है। तो इस सोच समझ की शक्ति को अपने साथ रखिए, उस पर अपना भरोसा रखिए, तो निश्चित रूप से आप जो विषय चुनेंगे वो आपके लिए पूरी तरह सही होगा और आने वाले जीवन में आप उस विषय के आधार पर अपना भविष्य बना पाएंगे, सुखद भविष्य बना पाएंगे, संतोषजनक जीवन जी पाएंगे। थैंक यू।